Welcome to our YouTube channel Alar Academy. On this channel, you will get all the study material regarding NDA, UPSC, and the solution of previous year examination questions. Okay, so in this section or in this video, we will discuss about the chemistry questions which were asked in the 2018 first paper which was held in April. तो इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस तरीके से कैसे आ गया। बट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री और यू कैन से दैट इन साइंस सेक्शन, जनरल साइंस सेक्शन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। जो फैक्ट होते हैं उन फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कोई रीजनिंग नहीं होती है। मोस्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो 20% क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आप फैक्ट्स 20% क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग लगती है, और जितने भी 80% क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई ना कोई फैक्ट यूज हुआ होता है, ठीक है। तो आज हम वही केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर एन ऑब्जेक्ट विद विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो पानी के ऊपर तैरेगा या डूबेगा, किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर है डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा या तैरेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डेंसिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जिस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के ऊपर मीन्स लिक्विड के ऊपर रखा है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। अगर जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड के ऊपर रखा है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। जैसे आप कह सकते हैं सूडान के अंदर डेड सी है, वहाँ पर वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी इंसान की जो डेंसिटी होती है उससे ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर कोई डूबता नहीं है, मतलब वो तैरते ही रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या नोट बना सकते हैं कि भाई जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फ्लोटिंग है या सिंकिंग है लिक्विड के ऊपर, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से तो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, और अगर डेंसिटी कम है तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक। नॉन ओमिक, ओम लॉ आपने पढ़ा है जिसमें क्या होता है, V इजिकल टू आई आर होता है। मीन्स जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यू विल गेट V इजिकल टू आई आर। तो जो डिवाइस ओम लॉ को फॉलो करते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओमिक डिवाइस होते हैं, और जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी कम होगी मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर डायोड जो होते हैं वो नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ। तो जब आप 10th क्लास में थे आपने एसिड एंड बेस चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया था कि किस किस सोर्स से हमें कौन सा एसिड मिलता है। तो आपने देखा था जो एंट होती है, एंट स्टिंग और ये नेटल लेव्स होती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर मिथोनिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, मिथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि नेटल लेव्स और जो एंट स्टिंग होती है दोनों के अंदर मिथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है। जो मिथोनिक एसिड है ये एक IUPAC नेम है उसी कंपाउंड का, और जो फॉर्मिक एसिड है वो इसका जर्नल नेम होता है, ठीक है। आया समझ में। तो ये आपको यहाँ पर नोट डालने की जरूरत पड़ेगी
कि नेटल लीव्स या एंट स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि हमारी बॉडी की जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर एसिड बेस की रिएक्शन होने के वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ट्रू फॉर द टूथपेस्ट। द सेम क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 2 इन क्लास 10th। तो आपको पता है कि भाई जब हम खाना खाते हैं, आपकी जीभ के अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है, तो जो खाना हमारे दांतों में चिपक जाता है, सलाइवा उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड को हटाने के लिए एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए जो टूथपेस्ट होते हैं उनकी नेचर क्या रखी जाती है, बेसिक रखी जाती है, ताकि वो जितना भी एसिडिक फूड आपके दांतों के अंदर चिपक चुका है उसको हटा सके। तो इसलिए टूथपेस्ट की जो नेचर होती है वो हमेशा बेसिक होती है। ठीक है, आए समझ में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर। तो पहली प्रॉपर्टी है, इट इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये उसके यूजेस हैं, वुड पल्प को ब्लीच करने में, पेपर फैक्ट्रीज में और वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, और लिनन इंडस्ट्री को में ब्लीचिंग मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इट इज़ करेक्ट आंसर। तो ब्लीचिंग पाउडर ऑलवेज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will give the highest amount of hydrogen ion? Sodium hydroxide, milk of magnesia, lemon juice, gastric acid। तो gastric acid is the correct answer, क्योंकि gastric acid के अंदर क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा। तो गैस्ट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। ब्राइन किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, NaCl का। द सेम क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। फिर अब क्लोरल्किल प्रोसेस पढ़ी है ना आपने 10th क्लास में, उसी का है ये। ठीक है, aqueous solution of NaCl is called brine. Now we will move to the next question, which of the following is the chemical formula of washing soda। तो यहाँ पर जो वॉशिंग सोडा है ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं हो सकता। तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब हो गया 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर Na2CO3.10H2O इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कंपाउंड्स फॉर्मूले एंड कॉमन नेम विच यू हैव रिटन इन योर 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the number of water molecules that share with 2 formula unit of CaSO4 in plaster of Paris। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O हेमीहाइड्रेट। तो एक यूनिट के साथ आधा होता है, तो 2 यूनिट के साथ क्या हो जाएगा 1। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 होता है। तो CaSO4.12H2O होता है, तो एक फॉर्मूला यूनिट के साथ हाफ है, तो 2 फॉर्मूला यूनिट के साथ कितने हो जाएगा, हाफ का दुगना 1, मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ प्लास्टर पेरिस। ठीक है, हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन। तो कार्बन ब्लैक क्या होता है, जो कार्बन ऑब्टेन होता है उससे, मतलब जो कार्बन पाउडर, या आप देखते हैं कि जब आप जिस बर्तन के अंदर खाना बनाते हैं उसकी जो बॉटम होती है
आउटसाइड मतलब बॉटम बाहर की तरफ से क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो वो ब्लैक क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो अनबर्न कार्बन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो लेकिन वो तो एक क्या हुआ, वो तब होता है जब आप उसको अनकंडीशनली या अनजाने में उसको बनाते हैं। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्रियल यूज के ऊपर उसको बनाना पड़ जाता है तो आप क्या करते हैं, आपको जब हम क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन को इन द एब्सेंस ऑफ या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हम बर्न करते हैं तो उसका पार्शियल कंबशन होता है, मतलब वो पार्शियली बर्न होता है हाइड्रोकार्बन। तो उसके अंदर से कार्बन वेपर्स निकलती हैं जो कंडेंस होकर क्या बताती हैं, कार्बन ब्लैक बनाते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि भाई जब भी हम पार्शियल कंबशन करते हैं तो यू विल गेट द कार्बन ब्लैक इन फॉर्म ऑफ ब्लैक स्मोक, जो डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद जो आपको सब्सटेंस मिलता है उसको बोलते हैं हम कार्बन ब्लैक। तो हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं हम, हाइड्रोकार्बन को जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं तब आपको कार्बन ब्लैक मिलता है। बाकी अदर प्रोसेस में जो मिलेगा वो आपको कोक मिलता है। ठीक है, आया समझ में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की भी स्ट्रक्चर जो होती है वो 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, जिसके अंदर हेक्सागोनल एरे होती है और वो एरे क्या होती है, एक लेयर बनाती है। वो लेयर आपस में वन डर वाल फोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हर एक कार्बन क्या करता है, हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, अदर 3 कार्बन से अटैच रहता है। मतलब एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और अदर 2 के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। तो जब 3 बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हो गए। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, हाइब्रिडेशन ऑफ ईच एटम इज sp3, दैट इज रॉन्ग। तो इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कार्बन प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट के अंदर उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है, ना कि sp3। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3, दैट इज नॉट ट्रू फॉर द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे समझ में। नाउ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करते हैं इन एलोट्रोपी फॉर्म मीन्स सॉरी आप कह सकते हैं कि एक एमरफस फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है फुलरिन, लेकिन उन सब में जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो कोक होती है। कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके अंदर 99% तक आपको कार्बन मिल जाता है। द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनस नेचर होती है वो किस वजह से होती है। जैसे कहीं पर आग लग जाती है, लोगों का दम घुटने से मौत हो जाती है, ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि जब कहीं पर भी आग लगती है तो वहां पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसको आप इनहेल करते हैं। और जब आप इनहेल करते हैं तो वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, वो कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और वो इंसान की डेथ हो जाती है। इसीलिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन प्रूफ इट्स पॉइजनस नेचर। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, आप कह सकते हैं 300 टाइम्स स्टेबल होता है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ तो ये रिवर्सिबली अटैच्ड होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये इरिवर्सिबली अटैच्ड होता है, मतलब एक बार अटैच्ड हो गया तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनस नेचर होती है वो उसकी एबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि एल्कली मेटल के ग्रुप में जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे नीचे क्या आता है, सीजियम आता है। तो सीजियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सीजियम इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स के लिए सबसे जरूरी होता है कि जो भी मेटल आप यूज कर रहे हैं उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ही कम हो,
जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द एबिलिटी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो डिक्रीज होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो जो आपके एल्कली मेटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, और उसमें भी डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, रुबिडियम। रुबिडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इन सभी मेटल्स में सबसे कम है, इसलिए उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, ठीक है। आया समझ में, रुबिडियम हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी वही फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about specific heat of capacity of body are true। जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट होती है, उसके रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप, मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द शेप ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, आपने वाटर एक सर्कुलर सिलेंडर में लिया है या रेक्टेंगुलर सिलेंडर में लिया है, उससे कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन वाटर है, वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो वही रहेगी। वाटर चाहे आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर है या 50 डिग्री सेल्सियस पर है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट रहती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी मेटेरियल के टेम्परेचर को किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इस हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास और शेप ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि जो एल्कली मेटल होते हैं उनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो इसलिए सीजियम मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा, क्योंकि सीजियम सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एलॉयड विद द सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट ट्रांसफर करने के लिए वी यूज द एलॉय ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज बोथ ऑफ द मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है। अगर हार्ड मेटल होंगी तो उनको बर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए, और इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए सोडियम पोटेशियम का जो एलॉय है वो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2018 के पेपर में, अप्रैल वाले पेपर में, वो सारे आपके सॉल्व हो गए। आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर each and every reasoning behind every question and most of the questions are factual questions, जैसे कि हमने पहले बताया था। तो आपको जितने भी फैक्ट्स आते हैं, जैसे इसका नाम ऐसा क्यों होता है, हर एक रीजन और हर एक फैक्ट्स आपको याद करना है। इस क्वेश्चंस को आपको वीडियो देखते हुए हर एक क्वेश्चन की रीजनिंग आपको लिखनी है, ठीक है, और आंसर्स की भी आपको लिखनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर मैं बताता हूँ, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।